कल हम लोग एग्जिट पोल का सर्वे देख रहे थे जो कल टीवी पे आया था। तो हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं, हंसी भी आ रही थी हमें, क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि सीमांचल को तो कम से कम हम तीनों चैनलों ने यहाँ मौजूद हैं। हम्माद साहब हैं मेगा मीडिया बिहार से, आमिर साहब हैं अररिया लाइव से, और मौजूद हैं, और फैसल साहब भी हैं, ये भी हमारे साथ कई बार इधर उधर नजर आए होंगे आपको। तो हमने ये सोचा कि चलो हमारी जो फाइंडिंग है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, इसको डिस्कस करें। तो आज संडे भी था, तो हम आ गए फैसल साहब के घर पे। उस बहाने से चलो चाय भी पी लेंगे, बिस्किट विस्किट भी इनके यहाँ ये बता रहे हैं कि बाहर से आया है, अच्छा लग रहा है देख करके। तो इसको खाते हुए हम लोगों ने सोचा कि कुछ डिस्कशन करें। तो चलिए सबसे पहले हम फैसल साहब, क्योंकि यहाँ के लोकल लीडर हैं और पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो हम उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है चुनाव को लेकर के, क्योंकि सीमांचल में ये भी एक्टिव रहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों चैनल का, सीमांचल डायरी और अररिया लाइव एंड मेगा मीडिया बिहार। तो जहाँ तक आप सीमांचल के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो 4 सीटें हैं, इस सीट का नतीजा जो है हर जगह कांटे का टक्कर है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हम क्या चाहते हैं, और जिससे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आदमी जिसको चाहता है, तो एज ए पॉजिटिव इंसान वो ये सोचता है कि फलना आदमी जीत रहा है। तो इससे मैं चाहता हूँ कि अररिया में शहनवाज साहब जीते हैं, पूर्णिया में पप्पू यादव जीते हैं, और किशनगंज में अख्तर साहब जीते हैं, और कटिहार में तारिक अनवर साहब जीते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वोटर का जो मिजाज रहा है और जो अंदाज रहा है बात करने का, वो एक मंझे हुए नेता से ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। उनकी बातें क्लियर नहीं हो पा रही थी। आज से मतलब कि मैं अगर 10 दिन पहले की बात करूं तो मुझे अररिया में ये लग रहा था कि शहनवाज साहब बहुत ईजिली 50,000 वोट से जीत रहे हैं। लेकिन जब मैं ट्रेन का सफ़र कर रहा था फॉरबिसगंज साइड में, तो उधर कुछ लोगों से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि जिस तबका की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो एनडीए को हराने के लिए यहाँ के जो लोग हैं एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं एम वाई का। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा के डर से किसी को वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो एम वाई समीकरण वो बनाते हैं वो भाजपा को रोकने के लिए। हालांकि भाजपा जो है पूरा देश के लिए खतरनाक है, उसको रोकने की जिम्मेदारी सबको लेना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरिजन या अपर कास्ट सभी को। लेकिन अगर यादव और मुस्लिम इस चीज़ को बढ़ के कर रहा है तो उनको मुबारकबाद। तो लेकिन उसमें कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो सेकुलर वोट थे, जो सेकुलर मिजाज के जो यादव वोट थे, तो वो 50% मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि 25% मिला है। अगर 25% मिला है या इससे बिलो मिला है, तो मुझे अररिया का सीट फंसता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक डर सा जरूर लगता है कि कहीं भाजपा दोबारा जीत नहीं जाए। इस डर का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि मैं भाजपा से डर रहा हूँ, मतलब कि जिसको मैं चाह रहा था कि वो जीते, शायद उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी भी वो मजबूत स्थिति में हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं कटिहार की, कटिहार का बहुत ज़्यादा मैं तो वहाँ दौरा नहीं किया और मैंने वहाँ किसी के लिए कैंपेन किया है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं बता सकता। पूर्णिया में पप्पू यादव जी से एक अच्छा रिलेशन रहा है, एक फैमिली टर्म में रहा है, और इवेंट की उनको काफ़ी मात्रा में वोट मिला है। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, टू मच एडवर्टाइजमेंट, आई मीन कि एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट है, तो थोड़ा सा कैंपेनिंग से दिक्कत हो सकती है उनको। क्योंकि कई बार होता है क्या नहीं कि हम गए प्रचार करने के लिए, कुछ 50-60 लड़के ऐसे हैं पूरे चिल्ला रहे हैं जिंदाबाद इस टाइप से करके। एक होता है क्रांति के लिए क्या जिंदाबाद। आपको पूर्णिया में काडर वोटर जो बीजेपी के थे, वो टूटते हुए नजर आए? देखिए है क्या कि पप्पू यादव जिन्होंने इलाज कराया, तो वो वोट जो अगर कैडर भाजपा को हो या आरएसएस का हो, वो पप्पू यादव जी को तो आया ही है। लेकिन मैं दूसरा कैलकुलेशन ये करता हूँ, पप्पू यादव जी अगर 2 टर्म या 3 टर्म रहे या 4 टर्म रहे, तो अगर आप उनको गुना करते हैं 365 डेज से, मान लीजिए कि वो आपका आगे 1500 डेज भी
अगर वो मतलब कि अपने कैंप में दिल्ली में काम के मरीज के लिए अगर 10% भी आता है तो वो बहुत ज़्यादा 15,000 हो सकता है, या फिर मतलब कि अगर 100 लोग डेली मान लेंगे तो वो 1.5 लाख होगा। तो ये मैक्सिमम कैडर वोट ये 1.5 लाख उनको शिफ्ट हो सकता है, ये तो मुझे लगता है। लेकिन किसी पार्टी को हराने के लिए ये बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, क्योंकि खासकर भाजपा ऐसे लोगों के लिए, मतलब भाजपा ऐसे पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा वोट नहीं है। आप मुझे समझ, उसके अलावा कुछ जैसे डॉक्टर्स लॉबी था और कुछ ठेकेदार लॉबी थे, कुछ बिजनेसमैन लॉबी थे, जो क्योंकि वहाँ पे एनडीए वालों ने पप्पू यादव के खिलाफ बहुत ही गलत तरीके से दुष्प्रचार भी किया है। तो वो डाउट होता है कि वो जो गुप्त वोट है वो वोट किसको गया है। यानी साइलेंट वोटर के बारे में कह रहे हैं, हाँ, साइलेंट वोटर खुल के नहीं आ रहे। जो हाँ साइलेंट वोटर जो नहीं आए थे, जाहिर सी बात है, अगर आप मीडिया हैं, अगर उस इलाके में जाएंगे तो अगर आप खुद भी बोलेंगे तो वो मतलब कि पूछेंगे तो वो डायरेक्ट पप्पू यादव बोल सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव बोलने में उन्हें कोई डर नहीं है। डर इन सेंस सामाजिक भी प्रेशर हो सकता है कि पप्पू जैसे आदमी को तुम कैसे हरा सकते हो। यानी एक दबंग की जो उनकी छवि थी, जो पुरानी छवि उनको उनकी थी, उसकी वजह से भी लोग बहुत वोकल थे, लेकिन साइलेंट वोटर का कुछ पता नहीं चला, आप ये कह रहे हैं। नहीं, दबंग की छवि थी, वोकल थे, वो बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये है कि पप्पू यादव के जितने सारे ओपन वोटर थे, कुछ लोग उनके डर से, उनके शिष्टाचार की वजह से कुछ लोगों ने मतलब कि उनके अगेंस्ट बोलना पसंद नहीं किया। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर साहब भी। इन्होंने भी बहुत ही बारीकी से पूर्णिया के इलेक्शन को देखा है और जमीन पे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर के बारे में आप क्या सोचते हैं पूर्णिया के। सबसे पहले तो आपका सीमांचल डायरी का शुक्रिया। सीमांचल डायरी, मेगा मीडिया और अररिया लाइव तीनों प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं। अभी कुछ देर के बाद ये लाइव सेशन चलेगा। पूर्णिया की जो बात कही है फैसल भाई, उन्होंने सही ही कहा है। पूर्णिया में साइलेंट वोटर है बीजेपी के भी, ये नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट कि पप्पू यादव का पूरा ही है पलड़ा भारी। पूर्णिया में कुछ जब आप भी थे, हम भी थे और द बाइट भी थे, तो हम लोग जब रिपोर्ट बना रहे थे तो कुछ लोग ऑन कैमरा में आना नहीं चाहते थे, और जैसे करते थे तो पप्पू यादव बोल देते थे। हाँ, मैं आपको रोकता हूँ, दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ तारिक जावेद साहब भी थे, जो पूर्णिया के लोकल हैं, द बाइट चलाते हैं वो। उनकी जो फाइंडिंग है पूर्णिया को लेके, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा पूर्णिया में टाइम दिया था, तो वो उनका ये कहना था कि जो साइलेंट वोटर है वो कहीं ना कहीं कुशवाहा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें डाउट होता है, जो एक एडवांटेजेस की बात होती है, तो साइलेंट वोटर का एडवांटेज कुशवाहा को तो है। साइलेंट वोटर जो संतोष कुशवाहा के, और रही बात पप्पू यादव का भी है। अब उम्मीद है, देखिए किसका पलड़ा भारी है। तो आपकी अगर मैं ये पूछूं कि आपको फाइनल क्या लगता है। मुझे तो पप्पू यादव लग रहा है फिलहाल। कुछ कारण होगा। पप्पू यादव जो पहले भी रह चुके हैं वहाँ से कई बार सांसद, और कई काम कर चुके हैं, और युवा उसके साथ है। हालांकि सिर्फ पूर्णिया के युवा ने, लगभग जिलों के युवा वहाँ पे जाके काम किए उसके अच्छा, साथ। लास्ट इलेक्शन को अगर आप देखें तो लास्ट इलेक्शन में ये देखा गया कि 3 लाख प्लस शायद वोट इनको आया था। पप्पू सिंह खड़े हुए थे ना, तो मुस्लिम का जो वोट है और थोड़ी वोट उनको यादव की भी वोट आई थी, जबकि वो ऊंची जाति से हैं, राजपूत हैं शायद। तो राजपूत और बड़े जातियों का उनको वोट आया नहीं था। तो इस पैटर्न के बारे में आप क्या सोचते हैं। इस बार तो लगभग जाति के वोट है, मुस्लिम की भी है, नन मुस्लिम, यादव, सब समाज के लोग इस बार पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और लोग उसको चाह भी रहे हैं। पूर्णिया की जनता इस बार उन्हीं को चाह रही है। अच्छा फैसल साहब, हमें जो एक डाउट होता है कि जो ऊंचे तबके के लोग हैं और नॉन मुस्लिम में, वो कैडर रहे हैं हमेशा आरएसएस और बीजेपी के, तो क्या वो वोटर आपको शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। मैं बस वही बता रहा हूँ, जो उनका पर्सनल हेल्प किया हुआ लोग हैं, अगर जितना दिन वो पावर में रहे, अगर 100 लोगों का डेली हेल्प मान भी लें तो 1.5 लाख वोट तो जो मतलब कि अपर कास्ट का हो या जनरल जो मतलब आरएस कैडर भी हो, वो तो उनको जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन जब पप्पू यादव जी के लिए हम एनालिसिस करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे बड़े पर्सनल रिलेशन, इमोशनल रिलेशन थोड़ा ज़्यादा हावी हो जाता है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं किशनगंज की तरफ। तो किशनगंज को लेकर आपकी क्या फाइंडिंग। देखिए, किशनगंज को लेके वहाँ पे बहुत ही क्लियर है। वहाँ पे अख्तर साहब और जावेद साहब और मास्टर मुजाहिद साहब शुरू से आखिरी तक में अच्छे खासे रेस में रहे हैं, और जो एनडीए कैडर वोट था वो मुजाहिद साहब को गया है। लेकिन
बीच में जो कैंपेनिंग ऐसी हुई है उस पे मुजाहिद साहब का जो इमेज को खराब करने का कोशिश किया है, दबंग वाला। हालांकि मैंने चुनाव से पहले कभी नहीं सुना कि वो बहुत दबंग है। तो वो जो वोट है, जिन लोगों को लगा कि मीम जीत जाएगा, खासकर एनडीए वोट को, तो वो वोट जो है आई थिंक डॉक्टर जावेद साहब के पास शिफ्ट हुआ है। लेकिन वो कितना शिफ्ट हुआ है मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ। तो लेकिन मुझे वहाँ लग रहा है कि डॉक्टर जावेद साहब फर्स्ट में रहेंगे, सेकंड में मुजाहिद साहब, और तीसरी पोजीशन अख्तर साहब का होगा। जी। तो हमारे साथ तो आप आमिर साहब वहाँ बिशनपुर हाट भी गए थे, है ना, सोनथा हाट भी गए थे। तो आपको क्या लगता है? किशनगंज में जो अभी जो चल रहा है, पहले भी पूर्व एमपी डॉक्टर जावेद रह चुके हैं, इस बार भी जो एग्जिट पोल कई चैनल दिखा रहे हैं तो उन्हीं का दावेदार है। पूर्व रह चुके हैं, इस बार भी उम्मीद है वही बनेंगे। डॉक्टर जावेद का जो कांग्रेस के लोग जो थे वोटर, वो डॉक्टर जावेद को चाह रहे हैं। हालांकि वो क्षेत्र में नहीं जाते थे, लेकिन जनता उनको पसंद करती तो है। हम जो अमोर की तरफ गए थे तो वहाँ पे क्या लगा आपको? अमोर में तो दोनों का वोट है, मानिए तो तीनों आदमी का वोट है, डॉक्टर जावेद का, मास्टर मुजाहिद का और अख्तरुल ईमान का। आप जहाँ पे सोनथा हाट में ये कर रहे थे, न्यूज़ बना रहे थे, तो आप देख रहे थे वहाँ पे अवैसी का जो समर्थक था, हर चौक पे किसी किसी एक नेता का रहता ही है। नहीं, इलाका उस दिन आप अगर आपको याद हो तो उस दिन अवैसी की सभा होने वाली थी। वो सोनथा हाट के लोकल लोग नहीं थे, बाहर के लोग ज्यादा नजर आ रहे थे। हाँ, वहाँ पे सोनथा हाट में जो अवैसी की सभा थी, उस चौक पे कई लोग कई जगह से देखने के लिए थे, वो प्रॉपर वहाँ के नहीं थे। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, अररिया और कटिहार को क्लोजली मॉनिटर किया है हम्माद साहब ने, तो वो अब हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स क्या है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सोचा कि तीनों चैनल जो हमने साथ मिलकर इलेक्शन को कवर किया था, वो लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे, और हमारे साथ फैसल भाई को आपने लिया। फैसल भाई पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं अररिया में 4-5 साल से। अररिया के बारे में आपने जो सवाल किया है, इसमें देखिए 2 तरीके की बातें हैं। प्रदीप सिंह का खेमा जो उनका है, उसमें अलग तरीके का जीत को लेकर तैयारियां जोरों पर दिख रही है। शहनवाज साहब का खेमा है, उनके जो लोग हैं वो अलग तरीके से अपना दावा पेश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यादव वोट आरजेडी को मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अगरी जाति का वोट है वो भी आरजेडी को इस बार 15-20 हज़ार मिल चुका है, जो हमको कल सुनने को मिला कि अगरी जाति का भी वोट आरजेडी को मिला है। अगर ऐसा कुछ समीकरण बना है, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर तो ये समझिए कि आरजेडी अच्छे मार्जिन से लीड करेगी। लेकिन जब हम इलेक्शन के दिन को हम अपने कवरेज को याद करते हैं, जब वोटिंग के दिन हम घूम रहे थे, 18-19 पंचायत में गए थे, तो उस दिन का माहौल जो देखते थे, उससे नहीं लग रहा है कि मतलब ऐसा कुछ कहीं समीकरण बन पाया है, या लोग जिस तरह से दावा कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आधी ही सच्चाई है, आधी सच्चाई नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि इलेक्शन के दौरान हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, बीजेपी का पूरा तंत्र जिस तरह से चुनाव लड़ता है, वो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है उसमें चुनाव लड़ने में जो चाहे स्ट्रेटेजी के तौर पे मार खा रहे हैं, या इनके पास लोग नहीं हैं, ये बूथ लेवल पे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज ये अपने फेवर में कन्वर्ट नहीं करवा पा रहे थे। अगर मान लिया अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो लोग ये भी तो देखता है कि हमको वोट डालने के लिए कौन ले जा रहा है। बूथ पे इनके लोग उस तरह से नहीं दिखे, इनको जो वोट मिला है वो पब्लिक ने खुद से वोट किया है। ये समझ लीजिए कि बिना पैसे का ये लोग इलेक्शन लड़े हैं, और बिना मतलब मेहनत के इलेक्शन लड़े हैं। अगर ढंग से चुनाव लड़ते तो शायद परिणाम कुछ और होता। नहीं, मैं खुद देख रहा था इस चीज को। इस बार जो चुनाव आरजेडी की तरफ से, यानी शहनवाज साहब की तरफ से लड़ा गया है, तो मैं समझता हूं कि यही सही तरीका है चुनाव इस लड़ने का। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग चलते हैं किशनगंज की तरफ। तो किशनगंज के बारे में क्या आपकी ऑब्जर्वेशन? किशनगंज का मामला तो 2 दिन पहले तक कुछ और ही था, कुछ और नजर आ रहा था। तो लास्ट 2 दिन में जो हुआ है, अगर उसको अगर हम लोग मतलब अपने आंखों से सही अगर देखे हैं, तो मतलब ये समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है कि सच में क्या इलेक्शन मतलब इतना जल्दी चेंज हो सकता है। जो जिस तरह से अख्तरुल ईमान पिकअप में थे, और लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, और बड़ी साइलेंटली वोटरों ने आपस में तालमेल बिठाकर वो वोट को एक तरफ क्या कहते हैं डाइवर्ट करने की कोशिश की, वोटरों ने आपस में ही। वो वोट जो डाइवर्ट करने की कोशिश हुई है वो डॉक्टर जावेद के फेवर में डाइवर्ट हुआ है। जहां 2 दिन पहले तक डॉक्टर जावेद का एक भी वोट नहीं था, वहां पूरा का पूरा पंचायत, पूरा का पूरा गांव या पूरा पूरा इलाका वोट डॉक्टर जावेद को कर चुका है, गाली देते हुए कि छोड़िए, हटाइए, नहीं आया, क्या हुआ, ये हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ।
हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हम राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं। डॉक्टर जावेद, ये चीज़ अमूमन एनडीए के लिए देखने को मिलती थी कि हम मोदी को देख करके वोट डाल रहे हैं, लेकिन किशनगंज में इस बार इंडिया के ब्लॉक में ये देखने को गया कि डॉक्टर जावेद को हम वोट नहीं डाल रहे हैं, राहुल गांधी को वोट डाल रहे हैं। अच्छा, 3 लाख वोट जो अपने आप में कैडर हर साल गिरता है एनडीए के फेवर में, उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? देखिए, वही तो हम बोल रहे हैं कि जो चुनाव है वहाँ का इसलिए दिलचस्प है कि जिस तरह से एमआईएम ने अभी कुछ दिनों पहले एमआईएम के लोगों ने जो वो एक डेटा बनाकर डाला था अलग अलग विधानसभा में किसको कितना वोट आ रहा है, उस हिसाब से वो लोग लीड कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अख्तुल ईमान साहब ने अच्छा खासा वोट परसेंटेज लिया है अपनी फेवर में, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि किशनगंज में एक ऐसा रिजल्ट आएगा जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं की है या मीडिया हाउसेस ने उम्मीद नहीं की है। मीडिया हाउसेस ऐसे वहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के डॉक्टर जावेद को लीड पे दिखा रहे हैं, लेकिन अगर अख्तुल ईमान ने वोट को काटा है या ये लोग अगर जीतने की पोजीशन में इलेक्शन लड़े हैं, तो फिर वहाँ तीसरा जो है एनडीए के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद वो जीत सकते हैं। अच्छा, आपको याद हो कि हम अमोड़ में थे, तो अमोड़ में मुसलमानों की 3 बड़ी आबादी है। एक कुल्हिया बिरादरी की है, एक शेरशाहबाद है, दूसरा बंगाली लोग हैं। तो हमने जो कुल्हिया बेल्ट में हम थे, हम सादीपुर गए, हम सोनापुर गए, उसके बाद हम सरवेली वगैरह गए थे। तो वो लोग ये कह रहे थे कि एक सीट लेकर के क्या होगा, एक सीट में क्या होने वाला है। तो उन लोगों ने वो वोट पूरा शिफ्ट होते हुए दिखा है। जो एमआईएम का वोट था, हाँ, जो एमआईएम का वोटर था, जो जिन्होंने ये कहा कि हमने तो चंदे करके अख्तरुल उमान को ये वोट किया था, लेकिन अभी क्योंकि हमें सेंट्रल देखना है तो वो हम डॉक्टर जावेद की तरफ जाएंगे। लेकिन वहां पे एक बड़ा तबका सुरजापुरी है, वो बहुत साइलेंट वोटर दिखा। तो वो आपको क्या लगता है किधर झुका होगा? देखिए, आप जब सुरजापुरी की बात करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि ये सुरजापुरी वहाँ कोई फैक्टर है। तीनों कैंडिडेट आपस में दमखम रखते हैं और मास्टर मुजाहिद का अपना प्लस पॉइंट है, डॉक्टर जावेद का अपना जो है उनका, वो चूँकि इंडिया गठबंधन से टिकट लेकर के आ गए या फिर जो उन्होंने किया विधायक रहते हुए या सांसद रहते हुए, वो खैर उनका काम जाने, क्योंकि लोगों ने तो विरोध किया था उनका। लेकिन अख्तुल ईमान का भी अपना वोट बैंक है। तो ये अगर दावा कर देना उसको कास्ट में, अगर किशनगंज को आप बांट रहे हैं, मतलब कि सुरजापुरी या बंगाली या कुल्हिया वोटर को, हमको लगता है कि ये वहाँ के लिए सटीक नहीं मैं बैठेगा। बताना चाहूँ कि अभी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, खासकर सीमांचल के परिप्रेक्ष्य में, जितनी जाति कैलकुलेशन करते हैं आप, पॉलिटिकल जाति, तो इसमें मुस्लिम एक धर्म के दौर पे नहीं आता, मुस्लिम एक जाति माना जाता है पूरा एकदम। तो यहाँ आप जैसे यादव, भूमियार, ब्राह्मण, दलित, हरिजन और मुस्लिम, यहाँ पे आप जब भी, अगर आप मुस्लिम को एक जाति नहीं मानेंगे चुनाव इक्वेशन में, तो आप कभी भी मतलब इक्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है। तो मुस्लिम एक जाति के तौर पे आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे आप किसी उसको सब कास्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे सबा जफर पहले एमएलए भी रहे बीजेपी से, और हाजी मुजफ्फर साहब के वो साहबजादे हैं, और उनका भी पॉलिटिकल एकदम खम रहा है पुरानी हिस्ट्री में देखें तो। क्या उन्होंने फैक्टर नहीं डाला होगा एनडीए के फेवर में? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल आदमी है वो उतना ही दमखम डालेगा कि उनका अपना पर्सनल वोट खराब ना हो, तो उन्होंने उतना ही डाला होगा। उनकी जहाँ मजबूरी रही होंगी स्टेज पे आना, वहाँ स्टेज पे आए होंगे। जहाँ मजबूरी होंगे हाथ मिलाना, हाथ मिलाए होंगे। जहाँ किसी को कहा ना होगा कि वोट दे देना, लेकिन वो जिस तरह कैंपेन होता है, डोर टू डोर जाए कैंपेन करना या अपने भाषणों में से इंक्लूड करना, इनका सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा करना उनके लिए सुसाइडल अटैक होगा। अच्छा, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। अब हम फाइनली अपने सभी साथियों से एज की बात पूछते हैं। तो सबसे पहले हम्मा साहब, आप शुरू कीजिए। अररिया में जिस तरह से देख रहे हैं, एज की बात अगर करते हैं और बीते इलेक्शन को अगर हम देखें, जितना सारा इलेक्शन हमने देखा है उस हिसाब से फिर अगर देखते हैं तो शहनवाज को एज आप कह सकते हैं। बस ये पूर्णिया। लेकिन ये है कि अररिया के बारे में और एक बात ऐड कर देते हैं कि अररिया में मार्जिन कम रहेगा। और पूर्णिया के बारे में जो है वो हम इलेक्शन का जो पैटर्न देखें, बेगूसराय का पिछला इलेक्शन भी हमने देखा है, और जो देखने को मिलता है, चीज़ें सामने आती है, वैसा कुछ अगर ज़मीन पे उतर जाए तो फिर पप्पू यादव तो बड़ी मार्जिन से लीड करेंगे। लेकिन जो पिछला इलेक्शन 2019 का जो रिजल्ट था, वो 2,63,64,000 वोट से संतोष कुशवाहा ने लीड की थी। और जो वहाँ पप्पू सिंह हैं, वो उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था। लेकिन अगर उस तरह से कुछ उस डाटा को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो फिर संतोष कुशवाहा को आप ऊपर कह सकते हैं। किशनगंज में तो डिस्कशन साफ है कि पहले तो त्रिकोणीय मुकाबला था, कहना मुश्किल था, लेकिन बाद में जिस तरह से वोट
डॉक्टर जावेद के फेवर में कन्वर्ट हुआ, राहुल गांधी को लोगों ने देखते हुए वोट किया है, तो उनको कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से अब्दुल ईमान साहब के जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि वोट कटा है, तो फिर मास्टर मुजाहिद भी निकल सकते हैं। कटिहार कटिहार में तो अभी डिस्कशन में हमने कहा कि एनडीए के लोगों ने तारिक अनवर का जो इमेज है उसको बनाने की कोशिश की कि ये सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर जेडीयू के कैंडिडेट जीत रहे हैं। आप बताइए। किसी से शुरू करता हूँ। मैं चाहता हूँ वहाँ अख्तर साहब जीते, लेकिन जीतेंगे जावेद साहब। अररिया मैं चाहता हूँ शहनवाज साहब जीतें और शहनवाज साहब जीतेंगे। पूर्णिया मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे पप्पू यादव जी जीते और पप्पू यादव जीतेंगे। और कटिहार का मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है,